खान पान या गलत है दिनचर्या। नमस्कार, बिग न्यूज बिग एनालिसिस में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं संतोष चौधरी और बीएनबीए में आज जिस बड़ी खबर का पूरा विश्लेषण कहा जा सकता है कि मीटिंग पर जो महामंथन है, जो प्रधानमंत्री मोदी और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच कल 50 मिनट ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के अलावा उसके इतर 50 मिनट की एक बड़ी बैठक होती है और यह महामंथन जो है दुनिया भर के कहा जा सकता है, दुनिया भर की निगाहें इस महामंथन पर टिक जाती है कि आखिर इस बड़ी बैठक में क्या कुछ संभावनाएं निकल के आ सकती है आने वाले दिनों में। जब हम भारत चीन के रिश्तों की बात करते हैं, क्या व्यापार और अधिक बढ़ने वाला है, क्या जो सीमा रेखा की विवाद है या यानी कि बॉर्डर लाइन का जो विवाद है उस पर कमी आएगी, क्योंकि ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की शुरुआत होने से पहले जिस तरीके से चीन ने एक सकारात्मक रुख दिखाते हुए पेट्रोलिंग को लेकर एक बड़ा समझौता किया, एक बड़ा समझौता भारत और चीन के बीच हुआ, उससे ये उम्मीदें लग गई हैं और दुनिया भर की निगाहें शायद इसीलिए इस बैठक पर, इस मीटिंग पर टिक गई थी कि शायद भारत चीन के रिश्तों में जो कहा जा सकता है 2020 के बाद, खासतौर से गलवान घाटी के उस बड़े मुद्दे के बाद जो तनाव आया था उसमें कहीं ना कहीं कमी आई है। सबसे पहले वो बड़ी बातें देख लेते हैं कि इस बैठक में क्या कुछ बड़ी बातें निकली हैं, उसके बाद हम एक बड़ा विश्लेषण बड़े पैनल के साथ करेंगे जिसमें कई बड़े खास मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे। लेकिन सबसे पहले आखिर इस बैठक में क्या कुछ बड़ी बातें निकल के आई। सबसे बड़ी बात, विवाद के मुद्दों पर फोकस, यानी कि जो विवादित जो मुद्दे हैं, चाहे वो सीमा रेखा को लेकर हो या दूसरे मुद्दे हो, उन पर फोकस किया जाए। सीमा सुरक्षा, शांति, भरोसा, सम्मान जरूरी, ये आप देख सकते हैं कि सीमा सुरक्षा को लेकर वहां शांति रहे, आपस में भरोसा बना रहे ताकि उसका असर दोनों देशों के व्यापार में पड़े। आपसी भरोसे पर पीएम मोदी का बड़ा फोकस है इस बैठक में। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि आपसी जो भरोसा है, जो विश्वास है, उस पर लगातार काम करने की जरूरत है। भारत चीन मिलकर काम करे और विकास का रास्ता खोजे, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि एशिया की दो बड़ी ताकत, दो बड़ी महाशक्तियां हम कह सकते हैं एशिया की, भारत और चीन है। भारत चीन एक दूसरे के लिए खतरा नहीं, विकास के अवसर है। यह एक बड़ी बात निकल के आई कि भारत और चीन की जब भी बात होती है तो अक्सर अलग तनाव वाली बात होती है, अक्सर कई तरीके की भ्रांतियां जो हैं, कई तरीके की शंकाएं उभर कर सामने आती। तो साफ तौर पर कहा कि दोनों एक दूसरे के लिए खतरा नहीं, विकास के रास्ते खोजने हैं। इसके साथ साथ सीमा सुरक्षा को लेकर आपसी भरोसे पर लगातार काम करना है, व्यापार के रास्ते अलग अलग खोजने हैं और शायद इसीलिए पश्चिमी देशों की जो नजरें रही हैं वो इस बड़ी बैठक में रही है। यह एक बड़ी बात जो लगातार कहा जाए अंतरराष्ट्रीय मीडिया में भी बड़ी चर्चा रही कि भारतीय चीन एक दूसरे के लिए खतरा नहीं, विकास के अवसर हैं, यानी कि विकास के नए रास्ते खोजने हैं। दोनों विरोधी नहीं बल्कि सहयोगी हैं। भारत चीन तैयार सीमा पर शांति बनाए रखने के लिए। भारत और चीन के बीच यह बैठक के जो कहा जा सकता है बड़े मुद्दे निकल के आए, जो पॉइंटर निकल के आए, वो यही थे कि भारत और चीन तैयार है कि सीमा रेखा पर अब कोई विवाद ना हो, सीमा रेखा की जो भी दिक्कतें उनको सुलझाया जाए, चाहे डोकलाम की बात करें, गालवान घाटी की बात करें, पैंगोंग की बात करें या फिर नाथुला दर्रे की बात करें, जो भी छोटे छोटे विवाद हैं सीमा रेखा को लेकर, उस पर भी बड़ी विस्तार से चर्चा हुई और इसीलिए दुनिया भर की निगाहें जो हैं वो कहा जा सकता है कि इस बड़ी बैठक, ये 50 मिनट की जो बैठक प्रधानमंत्री मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच रही है, उसने बहुत कुछ कह दिया है। क्या कुछ संभावनाएं उभर कर सामने आएंगी, क्या व्यापार को लेकर, निवेश को लेकर, इसके साथ साथ जो दो महाशक्तियां हैं, कितना बड़ा कहा जा सकता है कि आने वाले दिनों में एक बड़ी तस्वीर उभर कर सामने की। एक रिपोर्ट देख लेते हैं, उसके बाद बिग न्यूज बिग एनालिसिस का हम बड़ा विश्लेषण करेंगे इसी बड़े मुद्दे पर, बड़े विषय पर कि मीटिंग पर जो महामंथन सिर्फ हिंदुस्तान या चीन में नहीं, पूरी दुनिया में इसका महामंथन हो रहा। खासतौर से पश्चिमी देशों की बड़ी नजर रही है इस मीटिंग पर। आखिर उस नजर के पीछे की हकीकत क्या है, आखिर क्यों दुनिया भर की निगाहें चीन और भारत पर टिकी थी जब प्रधानमंत्री मोदी और शी जिनपिंग रूस के एक खूबसूरत शहर कजान में मिल रहे थे। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का मौका था। लेकिन एक रिपोर्ट देख लेते हैं। वर्ष 2020 में भारतीय सैनिकों और चीनी सैनिकों के बीच संघर्ष।
आपस में गुत्थम गुत्थी और मारपीट। गलवान घाटी की झड़प से तनाव बढ़ा। 5 साल बाद उम्मीद की रोशनी दिखी। कहते हैं उगते सूरज को सब सलाम करते हैं। पीएम मोदी का प्लेन ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के लिए उड़ा भी नहीं था कि चीन की तरफ से यह समझौता होना बताता है कि भारत की ताकत और रसूख का दबदबा दिखने लगा है। अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भारत की मुखरता ने भी पेट्रोलिंग को लेकर समझौते पर बड़ी मुहर लगाई है। इससे पहले भी कई उदाहरण है कि पीएम मोदी के ब्रिक्स जाने से पहले कुछ सीमा विवादों पर चीन की तरफ से सकारात्मक रुख रहा है। साल 2017 में डोकलाम संकट भी ब्रिक्स शिखर सम्मेलन से पहले हल हो गया था और इसने पीएम मोदी के चीन दौरे का रास्ता बनाया था। उस समय भी चीन कुछ भू राजनीतिक समस्याओं का सामना कर रहा था। – 2020 के बाद से गलवान घाटी में स्थितियां बदल गई थी। भारतीय सेना के जवान और चीनी सेना के जवान आमने सामने थे। भारत और चीन के रिश्तों में लंबे समय से तल्खी देखी जा रही थी, पर अब एक बार चीन की तरफ से जो बदलाव के संकेत आए हैं, उससे रिश्तों में थोड़ी गर्माहट जरूर आ गई है, पर अभी ये सिर्फ और सिर्फ शुरुआत ही है। भारत चीन पेट्रोलिंग को लेकर जो समझौता हुआ, डेमचोक और दीपसांग को लेकर समझौता हुआ, ये दोनों जगह पूर्वी लद्दाख में पड़ते हैं। इस समझौते के बाद एलएसी पर दोनों तरफ तैनात सेनाओं की वापसी होगी। 2020 से पहले वाली स्थिति का रास्ता साफ होगा, यानी कि भारतीय सैनिक पहले जहां तक पेट्रोलिंग करते थे वो कर पाएंगे। पर जानकारों का मानना है कि अभी भी तनाव को कम करने के लिए और रिश्तों के समान होने की प्रक्रिया में पहला कदम ये माना जा सकता है। अभी समझौता डिसएंगेजमेंट का हुआ है। इसका मतलब है कि कुछ इलाके में ये हो चुका है और कुछ इलाकों में ये होना है। लेकिन अभी विवाद और भी है, जिसमें भारत चीन सीमा विवाद, पैंगोंग त्सो पर विवाद, गलवान घाटी का विवाद, डोकलाम विवाद, तवांग और नाथुला को लेकर भी विवाद चलता ही रहता है। रिश्तों में जमी बर्फ पिघल रही है, पर धीरे धीरे समय के साथ सशक्त और आर्थिक मजबूती के साथ भारत एक नया आकार भी ले रहा है। वो वक्त भी आएगा कि संबंधों में जमी बर्फ पिघलेगी और पहाड़ों पर खुली रोशनी चमकेगी। बस इंतजार वक्त के दामन से फिसलते लम्हों का है। तो सिर्फ भारत ही नहीं कहा जा सकता है कि एशिया जो है वो एक बड़ा आकार ले रहा है। और ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की बैठक के बाद बहुत कुछ तस्वीर साफ हो गई है, क्योंकि ब्रिक्स देशों की जो अर्थव्यवस्था की बात करें, सामरिक शक्ति की बात करें, पश्चिमी देशों के बराबर या कहा जा सकता है उससे कई गुना ज्यादा। और शायद इसीलिए पश्चिमी देशों की जो नजर रही है वो इस पूरी बैठक में रही, खासतौर से भारत और चीन की जो बैठक रही है। लेकिन जो बड़ा समझौता हुआ ब्रिक्स शिखर सम्मेलन से पहले, जो चीन ने एक रुख दिया कि पेट्रोलिंग को लेकर जो एक बड़ा समझौता हुआ, उसको लेकर केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने क्या कुछ कहा, वो एक बार जरूर सुन लेते हैं। India and China have been involved in talks both at diplomatic and military levels to resolve their differences in certain areas along the LAC. Pursuant to the talks, broad consensus has been achieved to restore ground situation based on the principles of equal and mutual security. तो देखा आपने कि किस तरीके से एक छोटा सा बदलाव जो है एक बड़ा संदेश दे रहा है। और खासतौर से ये 50 मिनट की बैठक है, ये आने वाले दिनों में क्या कुछ तस्वीर साफ कर पाएगी, इसको लेकर एक बड़ा विश्लेषण। हमारे साथ 3 खास मेहमान जुड़ेंगे, लेकिन सब यहां हमारे साथ जो स्टूडियो में भी मौजूद है उनका हम परिचय कराते हैं। हमारे साथ अमित कुशवाहा जी हैं, राजनीतिक विश्लेषक। अमित जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। इसके साथ साथ हमारे साथ दिल्ली से शारदेन जी भी जुड़ेंगे, जो रिटायर्ड ब्रिगेडियर हैं। और एक और खास मेहमान अमित निरंजन जुड़ेंगे, विदेश मामलों के जानकार, उनसे हम कुछ देर में बात करेंगे। लेकिन अमित कुशवाहा जी, ये 50 मिनट की बैठक दुनिया भर की निगाहें इस पर टिकी थी। क्या आपको लगता है जिस भरोसे की बात प्रधानमंत्री मोदी ने की है, जिस विश्वास की बात की है, क्या वो आने वाले दिनों में उसका जो असर है, उसके परिणाम और देखने को मिलेंगे? निश्चित तौर पर देखिए, ये यूक्रेन और रशिया के युद्ध के बाद जो वैश्विक कूटनीति में बदलाव आया है, पोजीशनिंग में बदलाव आया है, एक तरीके से एक एंटी वेस्ट लॉबी जो इमर्ज कर रही है, उसमें एशिया का बड़ा योगदान है। रशिया इस बात को बहुत गहराई से समझता है, इसीलिए उसने चाइना के साथ और भारत के साथ, चूँकि उसके पारंपरिक सांस्कृतिक संबंध भी रहे हैं, तो उसकी वजह से भारत के साथ तो है ही, लेकिन एशिया में ब्रिक्स का ये जो समिट हुआ, इसमें पूरी दुनिया की नज़र बहुत ज़्यादा थी, क्योंकि ये एक वैश्विक राजनीतिक
बदलती हुए वैश्विक राजनीति में परिवर्तन का एक तरीके से दृष्टिपात करता है और ये एक बड़े बदलाव की तरफ रुख कर रहा है। इसके बहुत सारे मायने अभी निकाले जा सकते हैं कि आने वाले भविष्य में किस तरीके का एक सेप एशिया की राजनीति लेगी, क्योंकि दो बड़े जाइंट हैं, दो बड़े जनसंख्या के देश हैं, दो बड़ी उभरती हुई अर्थव्यवस्थाएं हैं और उसके साथ साथ वैश्विक जगत में जो कोलाहल इस समय मचा हुआ है, चाहे वो आप यूरोपियन देशों को लेकर देख लें, चाहे अमेरिका को और कनाडा की स्थिति को देखकर देख लें, और वेस्ट एशिया में भी किस तरीके से इजराइल, हमास, लेबनान, सीरिया और ईरान जैसे देशों के साथ एक युद्ध की एक बड़ी भीषण स्थिति बनी हुई है। इसमें एशिया सही मायने में ग्रो करता हुआ दिखाई दे रहा है, डेवलप होता हुआ दिखाई दे रहा है। पश्चिमी देशों की शायद इसीलिए नजर इस ब्रिक्स शिखर सम्मेलन पर भी थी और उसके साथ साथ प्रधानमंत्री मोदी और शी जिनपिंग की जो मुलाकात थी उस पर भी थी। निश्चित तौर पर, क्योंकि 5 वर्षों के बाद जो दो देशों के बीच में आइस पिघली है, जिसे कहते हैं कि एक तनाव की शिथिलता की जो स्थिति आई है, ये वेस्ट के लिए एक बहुत ही, क्योंकि वेस्ट नहीं चाहता है कि चीन और भारत जैसे दो बड़ी अर्थव्यवस्थाएं आपस में जुड़ जाएं। अगर वेस्ट का मानना है, तमाम पश्चिमी जगत के राजनीतिक वैश्विक राजनीति के जानकार इस बात को भी मानते हैं कि अगर रशिया और चाइना और भारत अगर दोनों अर्थव्यवस्थाएं आपस में जुड़ जाती हैं तो निश्चित तौर पर विश्व की एक बड़ी बड़ी अर्थव्यवस्था, हम कहेंगे कि एक सुपर पावर इमर्जेंस होगा। और इसीलिए वेस्ट चाहता है कि दोनों देशों के टकराव सस्टेन हुए और उसमें रशिया का जो एक माइलेज है, क्योंकि एशिया की दो बड़ी शक्तियां आपस में जुड़ेंगी तो रशिया से इससे निश्चित तौर पर फायदा होगा। क्योंकि क्या आपको लगता है कि रशिया ने ब्रिक्स की तरह काम किया है चीन और भारत को जोड़ने में? देखिए, कजान में बैठक होती है, भारत भी पहुंचता है, चीन भी पहुंचता है और उस शिखर सम्मेलन से इतर एक बड़ी बैठक होती है। देखिए, रशिया निश्चित तौर पर रशिया में अभी जो कजान शहर में जो बैठक ब्रिक्स की हुई उसमें एक बड़ी भूमिका रशिया ने अदा की है, ऐसे मान सकते हैं हम, क्योंकि चाइना की जो लगातार 5 वर्षों से जो स्टैंड रहा है, जो हमारे उनके साथ सीमा विवाद हुए और आपस में तनाव की स्थिति बनी रही और एक तरीके से बड़े नेताओं का कहें कि का एक इंटरेक्शन नहीं हुआ, कोई कन्वर्सेशन नहीं हुआ, तो इसमें रशिया को लाकर चाइना और भारत को आपस में एक मंच पर लाना, लगभग 50 मिनट तक एक बड़ी सकारात्मक रचनात्मक चर्चा भी हुई, खुलकर दोनों नेताओं ने अपनी बात को रखा। ये पूरे विश्व को एक नया मैसेज देता है और निश्चित तौर पर रशिया की इसमें बड़ी उपयोगिता है। क्योंकि देखिए, यूक्रेन की क्राइसिस से हम हर चीज को देख सकते हैं। यूक्रेन की क्राइसिस के बाद से ही रशिया को पता है कि पश्चिमी जगत उसका समर्थन नहीं करता है। यूक्रेन में उसने हथियार पहुंचाए, नाटो के सारे देश टर्की को अगर छोड़ दें, क्योंकि नाटो का मेंबर होने के बाद भी तुर्की यूक्रेन के खिलाफ रशिया के खिलाफ नहीं बोला, उसने स्टैंड नहीं लिया, लेकिन उसके बावजूद भी पूरा वेस्ट रशिया के पीछे पड़ा हुआ है। और रशिया इस बात को जानता है कि भारत जैसी एक उभरती हुई महाशक्ति और चाइना के साथ अगर हम एक ट्रायंगल बना लेते हैं एशिया में, तो हम इस पश्चिमी जगत को ठीक ढंग से कंट्रोल कर पाएंगे। बिल्कुल, पश्चिमी जगत को ठीक ढंग से कहा जा सकता है कि एक संतुलन बना के रख पाएगा और इसीलिए दुनिया भर की निगाहें इस बड़ी बैठक, जो 50 मिनट की एक बड़ी बैठक प्रधानमंत्री मोदी और चीन के जो राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच हुई, ये बैठक कई बड़ी संभावनाओं को तलाशती है। क्योंकि इस बैठक से जो कुछ निकल के आया, प्रधानमंत्री ने साफ तौर पर उस विश्वास की बात की, उस भरोसे की बात की। एक बार फिर वीडियो कॉल में हम वो बड़ी बैठक के जो पॉइंटर रहे, जो बड़े मुद्दे रहे, वो देखने की कोशिश करते हैं और एक एक मुद्दे को लेकर उस पर हम विश्लेषण करेंगे। ये आप जो तस्वीर अभी देख रहे थे, ये चाबहार पोर्ट की है। ईरान के राष्ट्रपति से भी मुलाकात हुई मसूद पजेशियन से। तो आप समझ सकते हैं कि ये बैठकें लगातार जो डायलॉग डिप्लोमेसी है भारत की, शायद उसने भारत को और मजबूत किया और उसके परिणाम भी आने शुरू हो गए। ये एक एक करके पॉइंटर आते जा रहे हैं। ये बताते हैं कि ये चीन के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री मोदी के बीच में क्या कुछ बड़े बैठ के बात हुई है और विवाद के जो मुद्दे रहे हैं, क्योंकि सीमा रेखा को लेकर कई विवाद है और कई झड़प भी रही। उस झड़प का असर व्यापार पर भी पड़ता है, निवेश पर भी पड़ता है। हम जिस अक्टूबर के महीने में खड़े हैं, दीपावली का त्योहार, इससे पहले अगर देखा जाए तो होली में पिचकारी से लेकर रंग तक चीन से आते थे, दीपावली में फुलझड़िया से लेकर गणेश और लक्ष्मी की मूर्ति आती थी। लेकिन गलवान की घटना के बाद बड़ा असर व्यापार पर भी पड़ा है।
अमित जी, किस तरीके से देखते हैं, खास तौर से ये विवाद के मुद्दों पर बड़ा फोकस, क्या आपको लगता है जब विवाद होता है तो इसका असर दोनों देशों पर पड़ता है, चाहे व्यापार के रूप प्रभावित हो, चाहे अर्थव्यवस्था प्रभावित हो? जी निश्चित। देखिए, विवाद दोनों देशों को न केवल फिजिकली दूर कर देते हैं बल्कि मेंटली और तमाम तरीके से उनकी दूरी बढ़ जाती है। इससे व्यापार भी प्रभावित होता है, कम्युनिकेशन भी प्रभावित होता है, और उसके साथ साथ जो तमाम भविष्य की संभावनाएं हैं, जो योजनाएं हैं जिन पर दोनों देशों को काम करना है, कूटनीति पर काम करना है, उन सब पर एक तरीके से बाधा आ जाती है। तो युद्ध की स्थिति, तनाव की स्थिति दोनों देशों के विकास में एक बहुत बड़ा बाधा बन जाती है। ट्रेड में निश्चित तौर पर अभी जैसे कि 5 वर्षों में जो तनाव बढ़ा है, तो चाइना का जो एक्सपोर्ट था हमारे साथ काफी कंट्रोल भारत ने किया है, चाहे उनके मोबाइल्स को लेकर हो, चाहे उनकी कंपनियों को लेकर हो, चाहे जो रिमिटेंसेस जो चाइना जा रहे थे उसको लेकर भारत का बड़ा एक सख्त रुख रहा है, वहां की कंपनियों को लेकर बड़ा सख्त रुख रहा है। ट्रेड, हालांकि चूंकि ट्रेड में चाइना और भारत की डिस्पैरिटी बहुत ज्यादा है, क्योंकि ट्रेड एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें चाइना हमसे काफी आगे है, क्योंकि चाइना की एक बहुत बड़ी मैन्युफैक्चरिंग हब है, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज है, आईटी सेक्टर है, और सोलर का बहुत बड़ा उसका जो काम है जिसमें भारत पूरी तरीके से निर्भर है। तो लेकिन उसके बावजूद भी जो तनाव की वजह से व्यापार में बाधाएं थी, मुझे लगता है कि इस बैठक के बाद इन विवाद के मुद्दों से इतर दोनों प्रेसिडेंट और दोनों मतलब भारत के प्रधानमंत्री ने उससे इतर जाके सोचा है, और ये जो संवाद की श्रृंखला है ये निश्चित तौर पर भारत को और चाइना को एक एज देती है, और तमाम डिफरेंसेस और जो भेद हैं उनको पाटने का काम। आपको लगता है जो हम RIC की बात करते हैं, रशिया, इंडिया और चाइना की बात करते हैं, 3 बड़ी शक्तियां, रशिया भी अपने आप में बड़ी शक्ति है, चाइना भी अपने आप में बड़ी शक्ति है, और भारत भी अपने आप में बड़ी शक्ति है, ये 3 एक साथ अगर खड़े होते हैं तो वैश्विक स्तर पर आप कितना बड़ा बदलाव देख पाते हैं? देखिए, वैश्विक स्तर पे चूंकि देखिए वैश्विक राजनीति जो डायनेमिक है, बहुत डायनेमिक है, और देखिए 100 बिलियन से ज्यादा व्यापार होता है, और लगभग विश्व के तमाम, अगर हम जनसंख्या के लिहाज से देखें तो लगभग 40 से 44%, 45% के करीब जनसंख्या इन तीनों देशों में एग्जिस्ट करती है, रहती है। और अर्थव्यवस्था के हिसाब से देखें तो लमसम 30% के आसपास GDP इन तीनों देशों की मिलाकर होती है, टोटल पूरी विश्व की अर्थव्यवस्था का। तो इन तीनों देशों का आपस में एक साथ मिल जाना बिल्कुल एक नई वैश्विक राजनीति के डायनेमिज्म को इवॉल्व करते हैं, बिकॉज एशिया में पश्चिमी देश यही कभी नहीं होने देना चाहते थे। आप याद रखिए, आप याद करिए कि कुछ दिन पहले जयशंकर प्रसाद ने, विदेश मंत्री ने इस बात को कहा कि चाइना के साथ तो हमने बहुत सारे धोखे खाए, बहुत सारे बदलाव के दौर से हम गुजरे, लेकिन एक 1947 के बाद से एकमात्र देश ऐसा रहा है दुनिया का, वो रशिया रहा है, यूएसएसआर रहा है, जो हमेशा साथ खड़ा था, और भारत के साथ उसके न केवल सामरिक बल्कि सांस्कृतिक और कल्चरल परंपरागत संबंध हैं, और हर परिस्थिति में वैश्विक राजनीति में रशिया का स्टैंड हमेशा में भारत की जो डायलॉग डिप्लोमेसी है उसका असर आप देख पाते हैं? निश्चित तौर पर, छोटा देश हो बड़ा देश हो, लेकिन जो डायलॉग है, जो संवाद है, वो लगातार चलता रहता है। निश्चित तौर पर देखिए, भारत की विदेश नीति एक मल्टीलेटरल विदेश नीति है जो बहुपक्षीय आधार पर टिकी हुई है। भारत कभी भी एक तरफा किसी देश के प्रति उसका झुकाव नहीं रहा है, क्योंकि भारत एक ऐसा देश है जिसने जब देश आजाद हुआ तो एक कूटनिरपेक्षता की नीति का पालन किया, जहां पर वो सभी देशों को एक प्रमुखता के साथ अपने संबंधों, डिप्लोमेटिक संबंधों, कूटनीतिक संबंधों को स्थापित करता रहा। इसलिए भारत ने न केवल वेस्ट के साथ बल्कि ईस्ट और वेस्ट और दुनिया के तमाम देशों के साथ एक समरसता का एक भाव रखा है, सभी के साथ सामान्य रूप से कनेक्टिविटी बना के रखी है। अब बात आती है कि एशिया में जिस तरीके से पावर डायनेमिज्म चेंज हुआ है, बिकॉज चाइना अभी भी विश्व की द्वितीय बड़ी अर्थव्यवस्था है, भारत तृतीय व्यवस्था बनने वाली है। इन दोनों देशों का आपस में मिल जाना वेस्ट के मार्केट को खत्म करेगा, वेस्ट के इन्फ्लुएंस को खत्म करेगा, और पूरी तरीके से जो पावर शिफ्ट है वो एशिया में आ जाएगी। क्या आपको लगता है, आपने जो तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था का जिक्र किया कि भारत आने वाले दिनों में तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा, इसको सोचकर यह भी एक बड़ी वजह है कि चीन भी चाहता है कि भारत जैसी जो शक्ति है वो साथ रहे? निश्चित तौर पर देखिए, शायद इसीलिए पेट्रोलिंग समझौता हुआ, 50 मिनट बड़ी बैठक हुई, बायलैटरल मीटिंग हुई। देखिए, ट्रेडिशनल हमारे डिफरेंसेस, ये भी आप एक देख सकते हैं, ये G7 और ये कहा जा सकता है उनकी अर्थव्यवस्था है, और एशिया की बढ़ती ताकत है, सबसे मजबूत भारत है। आप समझ सकते हैं कि भारत कितनी तेजी के साथ ग्रोथ कर रहा है, जो अगर विकास दर की बात करें तो 7% से ज्यादा है। बाकी देशों के भी हम एक आंकड़ा आपको दिखाएंगे, लेकिन क्या यह भी एक बड़ी बात है कि भारत के साथ हर कोई जुड़ना चाहता है, और शायद इसीलिए 50 मिनट की बड़ी बैठक होती है ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के अलावा इतर शी जिनपिंग के साथ,
और उससे पहले एक बड़ा समझौता। अमित जी, निश्चित तौर पर देखिए, उभरती हुई अर्थव्यवस्था है भारत के पास राजनीतिक स्थिरता है। भारत आने वाले वर्ष में जिस तरीके से जिस ग्रोथ से बढ़ रहा है, तृतीय अर्थव्यवस्था बनना है, दुनिया की तमाम अंतर्राष्ट्रीय एजेंसीज इस बात को प्रूव कर चुकी हैं। और भारत की ग्रोथ रेट और भारत का जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है, भारत की जो लीडरशिप है, भारत की जो डिप्लोमेटिक एंगेजमेंट है दुनिया भर के साथ, वो बहुत तेजी से पिछले 10-12 सालों में रिवाइव हुए हैं। उसका एक वैश्विक स्तर पर प्रभाव बढ़ा है, अंतर्राष्ट्रीय संगठनों में उसका प्रभाव बढ़ा है। और दूसरी बात है जो महत्वपूर्ण है कि भारत ने सदैव एक मल्टीलेटरल अप्रोच अपनाई है, जिसमें उसने रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस को बहुत स्ट्रेंथन किया है। कुछ ही दिन पहले हमने देखा कि आसियान में भारत का जो इन्वॉल्वमेंट था वो बहुत हद तक बढ़ गया है, जिसमें चाइना को उसने सस्टेन एक तरीके से कर्टेन करने की कोशिश की है, उसे रोकने की कोशिश की है, क्योंकि आसियान के देश इसी बात को चाहते हैं। अब दूसरे पहले वाले प्रश्न पर मैं आता हूं, जहां आप कह रहे थे कि चाइना के साथ हम अपने उन तमाम डिफरेंसेस को भुलाकर आगे बढ़ चुके हैं। मुझे लगता है कि परंपरागत जो हमारी समस्याएं चाइना के साथ हैं वो एज इट इज रहने वाली हैं, लेकिन सही लीडरशिप में बड़ा बदलाव नहीं होने वाला है। एक दूरदर्शी लीडरशिप का ये असर होता है कि ये देखिए, ब्रिक्स देशों की ये विकास का पूरा अनुमान है। भारत 7%, ये ब्रिक्स के इधर देश है, इधर G7 के देश है। कहने का मतलब कि ब्रिक्स इतना बड़ा संगठन अब बन चुका है कि G7 जैसे आधुनिक और शक्तिशाली पश्चिमी देश जो हैं उनसे भी आगे। उनके आप विकास दर देख सकते हैं 2%, 3%, 4%। और ब्रिक्स जो देश जिसमें भारत टॉप पर है, भारत सबसे अग्रणी, उसके बाद चीन आता है, फिर रूस आता है। तो इसका भी असर रहा। अमित जी, आप बात कंप्लीट कर सकते हैं। जो बात है कि हमारे जो परंपरागत उनके डिफरेंसेस हैं, जो चुनौतियां हैं चीन के साथ, वो एज इट इज रहेंगी। लेकिन भविष्य को देखते हुए कि लीडरशिप दूरदर्शी कैसे है, वो इस बात को ऊपर काम करती है कि आने वाले 10 वर्षों में, 20 वर्षों में हमारे संबंध कहां पर होंगे। इस प्रयास में आज मैं कहता हूं कि अभी जो 20-22 घंटे पहले जो चर्चा हुई है कजान में, वो आपस में बहुत सार्थक और बड़ी रचनात्मक है, इस दृष्टि से कि तमाम डिफरेंसेस के बावजूद दोनों बड़े देश एशिया के एक साथ फिर से चलने को तैयार हुए हैं। और 5 वर्षों से जो तनाव की स्थिति बनी हुई थी, उससे इतर जाके उन्होंने सहयोग करना, एक दूसरे के साथ संवाद स्थापित करना और एक सस्टेनेबल ग्रोथ इस एशिया में रहे, इसके लिए उन्होंने काम करना शुरू किया है। तो मुझे लगता है कि एशिया की ये अप्रोच दोनों देशों की, भारत और चीन की, ये एक वैश्विक राजनीति में एक बड़ा परिवर्तन लाएगी, अर्थव्यवस्था के आधार पर और ग्लोबल सामरिक स्थिति के आधार पर। सामरिक स्थिति क्या चीन अगर भारत के बहुत नजदीक आता है तो पाकिस्तान की धड़कनें बढ़ जाएंगी? निश्चित तौर पर देखिए, अगर जिस तरीके से एक कठपुतली की तरह है पाकिस्तान चीन का। देखिए, दो देश जो चीन के साथ सदैव खड़े रहे हैं वो है नॉर्थ कोरिया और पाकिस्तान। उन दो देशों के साथ, क्योंकि दोनों देशों में एनार्की पूरी तरीके से है और लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं पूरी तरह से ध्वस्त हो चुकी हैं। निश्चित तौर पर अगर चाइना भारत के साथ इकोनॉमिकली और स्ट्रेटेजिकली, डिप्लोमेटिकली और इन्वॉल्व होता है तो मुझे लगता है कि उसको पाकिस्तान से फोकस दूर करना पड़ेगा और तब पाकिस्तान की स्थिति बहुत खराब हो जाएगी। और ये स्थिति बिकॉज अभी ब्रिक्स में आने के लिए पाकिस्तान जिस तरीके से ललायत है, क्योंकि वेस्ट एशिया के तमाम देश शामिल हो रहे हैं, अफ्रीका के देश शामिल हो रहे हैं, उसमें भी भारत की मर्जी बेहद जरूरी है। हाँ, और उसमें भी भारत, चूंकि वो याह्या खान की जो OIC में भारत को बाहर रखने की नीति थी, वो भारत उस डिप्लोमेटिक चैनल्स को यूज कर रहा है। और वो बहुत, क्योंकि पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था पूरी तरीके से चरमरा चुकी है, राजनीतिक व्यवस्था पूरी तरीके से ध्वस्त हो चुकी है, गरीबी अपने चरम पर है, बेरोजगारी अपने चरम पर है और पूरी तरीके से मुल्ला मौलवी और वहां की सेना ने वहां की राजनीतिक व्यवस्था पे कब्जा बना लिया है। इसलिए अगर चीन ने, बिकॉज चीन को अभी रिसेंटली जो डेवलपमेंट हुए बलूचिस्तान में, जो उसने इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट किए, उसको लेकर भी बहुत रेजिस्टेंस है। चीन इस बात को समझता है कि उसका जो फ्यूचरिस्टिक प्लान है वो इतना आसानी से एग्जीक्यूट नहीं हो सकता, बिकॉज उसमें एक बलूचिस्तानी विद्रोहियों का एक बड़ा समूह है जो चीन को देखना नहीं चाहता है। और आपने सही जिक्र किया, जो आपने OIC का जिक्र किया, 1969 का कहा जा सकता है। और पाकिस्तान, दुनिया में भारत तीसरा सबसे बड़ा देश है जहां सबसे बड़ी आबादी मुस्लिमों की है, लेकिन उसके बाद भी उस OIC का सदस्य भारत नहीं बन पाया, क्योंकि पाकिस्तान कहीं न कहीं उसमें रोल अटकाता है। और शायद भारत के पास अब मौका है ब्रिक्स के साथ वो समझौता सेटल करने का, जो उस समय गेम प्लान हुआ। क्योंकि भारत जब तक नहीं चाहेगा तब तक कोई भी देश, पाकिस्तान नहीं, कोई भी देश ब्रिक्स का सदस्य नहीं बन सकता, क्योंकि ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में ऐसे क्लॉज हैं कि जो संस्थापक सदस्य हैं, 6 जो संस्थापक सदस्य हैं, उनकी मंजूरी बेहद जरूरी है। अगर उन 6 सदस्यों में से एक भी नकारता है
तैयार नहीं होता है तो कोई भी दुनिया का जो देश है वो ब्रिक्स का सदस्य नहीं बन सकता। अमित जी, एक ये भी छोटा सा आंकड़ा देख लेते हैं। डॉलर में व्यापार 1999 से 2019, हम ये आंकड़ा इसलिए दिखा रहा है कि ब्रिक्स जो इतना बड़ा संगठन बन चुका है, इसीलिए ब्रिक्स करेंसी की बात हो रही है। भारत लगातार इस पर पैरवी कर रहा है। कल जो 50 मिनट की बैठक हुई है शी जिनपिंग के साथ, उस पर भी चर्चा हुई है, इस बात पर भी चर्चा हुई कि इतना बड़ा संगठन है, इतने बड़े देश, 10 तो औपचारिक कहा जा सकता है कि परमानेंट सदस्य देश हो गए, 34 से ज्यादा सदस्य देश लाइन में है, कतार में है कि ब्रिक्स के साथ शामिल होना चाहते हैं। तो आप समझ सकते हैं 40-45 देशों का अगर एक बड़ा संगठन सामने उभर के आता है तो अपनी करेंसी, और अपनी करेंसी का मतलब कि डॉलर से निर्भरता कम हो, यूरो से निर्भरता कम हो। और डॉलर की बात कर रहे हैं तो आप व्यापार देख लीजिए, अमेरिका में लगभग 96% व्यापार जो है डॉलर से होता है। एशिया प्रशांत क्षेत्र की बात करें तो लगभग 74% पूरे एशिया प्रशांत क्षेत्र में पूरा जो व्यापार है डॉलर पर होता है। बाकी दुनिया में लगभग 80%। तो आप समझ सकते हैं कि दुनिया के सभी देश डॉलर पर निर्भर हैं और डॉलर से ही व्यापार करते हैं, और शायद इसीलिए अमेरिका इसका सबसे फायदा भी उठाता है क्योंकि वो सुप्रीम है। निश्चित तौर पर डॉलर डिप्लोमेसी जो उसकी है वो अर्थव्यवस्था को काफी हद तक कंट्रोल करती है, बिकॉज IMF, वर्ल्ड बैंक पर इनका बहुत हस्तक्षेप है। लेकिन देखिए, आप देखिए रशिया अब पूरी तरीके से उसका यूरोप के साथ व्यापार कट चुका है यूक्रेन की क्राइसिस के बाद। उसका पेट्रोलियम, उसका नेचुरल गैसेस का सप्लाई बिल्कुल बंद है। और एक तरफ जहां अमेरिका ने बहुत सारे आर्थिक प्रतिबंध रशिया पर लगा रखे हैं, उसके बावजूद भी भारत और रशिया का बहुत सारे नहीं, 20,000 प्रतिबंध लगा रखे हैं रशिया पर अमेरिका ने, और खासतौर से युद्ध के बाद। जी, और उसके बावजूद भी भारत का, आप एक साल के बीच में अगर दरमियान पेट्रोलियम का हम एक्सपोर्ट देखें तो हमारा 400 गुना बढ़ा है। और इससे ये स्पष्ट है कि रशिया पहले जिस तरीके से हमारे साथ था वो आज भी है। इसी बात को जयशंकर प्रसाद ने उस दिन कहा कि भारत जो रशिया और भारत के संबंध ऐसे हैं जो 1947 के साथ सस्टेन्ड हैं, और उनके संबंधों में कभी भी रशिया ने ऐसा कोई रुख नहीं अपनाया जो भारत की नीति के खिलाफ हो। ये एक बड़ा सिंबॉलिक गेस्चर है एक बड़े देश के। यूएनएससी में भी लगातार भारत का समर्थन करता है रशिया। और देखिए अभी जिस तरीके से हमारे कनाडा के साथ संबंध डिप्लोमेटिक ब्रेक्स हुए, और अमेरिका की गवर्नमेंट और बाइडेन ने जो इस तरीके से दबाव बनाया पन्नू के वाले केस में, जिस तरीके से एक रॉ एजेंट का नाम पब्लिकली लाया गया, तो इससे भी काफ़ी तनाव है। और जिस तरीके से वेस्ट ने भारत को एक तरीके से टूल की तरह यूटिलाइज करने का एक यंत्र सा बना रखा है, उसको एक बहुत बड़ा काउंटर आंसर दिया है भारत ने ब्रिक्स के साथ आकर। और ब्रिक्स में और रशिया चाइना के साथ जो इस तरह का ट्रायंगल बना है, ये अपने आप में पश्चिमी जगत को वापस से उसको री स्ट्रैटेजी की तरफ ले जाएगा। मुझे लगता है कि वो फिर से री कैलकुलेशन करेंगे कि एशिया में, चूंकि भारत के साथ भी अमेरिका के इंटरेस्ट जुड़े हुए हैं, क्वाड के साथ जुड़े हुए हैं, IMEC के साथ जुड़े हुए हैं, और उस अमेरिका को पता है कि भारत एशिया की उभरती हुई अर्थव्यवस्था है, उसको बिल्कुल नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। तो निश्चित तौर पर ये एक नए डायनेमिज्म को जन्म देते हैं, एक नई तरह की परिस्थिति को नया आकार ले रहा है। जो नया डायनेमिज्म की बात कर रहे हैं अमित कुशवाहा जी, यही है, यही एक नया आकार है। हिंदुस्तान भी एक नया आकार ले रहा है, एशिया भी एक नया आकार ले रहा है। अभी तक सबकी निगाहें पश्चिमी देशों की तरफ टिकी रहती थी क्योंकि बड़ी अर्थव्यवस्था वाले देश थे, बहुत कुछ होल्ड करते थे पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था पे, मार्केट पे, बाजार पे। लेकिन अब धीरे धीरे जो तस्वीर है वो बदल रही है। एक रिपोर्ट देखते हैं, क्योंकि लगातार हम उस 50 मिनट का विश्लेषण कर रहे हैं जिस पर दुनिया मंथन कर रही, महामंथन कर रही कि इस बैठक के बाद क्या कुछ बदलने वाला है। दो बड़ी शक्तियां आपस में बैठ रही हैं, बातें कर रही हैं, संवाद कर रही हैं, और जो पुराने मुद्दे हैं उनको सुलझाने की बात करें तो आने वाले दिनों में तस्वीर कितनी दुनिया की बदलने वाली है। एक रिपोर्ट देख लेते हैं। पीएम मोदी और शी जिनपिंग की मुलाकात, 50 मिनट की मुलाकात, क्या बदलेंगे हालात? रिश्तों में जमी बर्फ के पिघलने की उम्मीद। ब्रिक्स की तर बैठक ने वैश्विक राजनीति में मचाई हलचल। रूस के कजान में पीएम मोदी और शी जिनपिंग ने हाथ मिलाया तो पूरी दुनिया की नजरें इन गर्मजोशी भरे हाथों पर आ टिकी। 2019 के बाद, यानी कि 5 साल के लंबे अंतराल के बाद ये मुलाकात कई सवाल और संभावनाओं के सैलाब में दुनिया को सराबोर कर गई। मुलाकात भी ऐसे समय हुई जब 2 दिन पहले सीमा समझौते पर आम सहमति बनी थी।
हाथों में हाथ ने दुनिया को कई बड़े संदेश दे दिए हैं। कनाडा के बहाने भारत को घेरने वाले पश्चिमी देशों को भी एक बड़ा संदेश मिला है। एशिया में भारत और चीन का साथ नई ताकत की शुरुआत कही जा सकती है। वैश्विक शांति, स्थिरता और प्रगति की बात पर भी बड़ा फोकस हो सकता है। आपसी विश्वास, सम्मान और संवेदनशीलता बड़ा आधार बन सकता है। पश्चिमी देशों की तरह एशिया की बनती एक अलग पहचान की तस्वीर भी उभर कर सामने आ सकती है। क्या भारत चीन की नजदीकी पश्चिमी देशों को चिंता में डालेगा? ये भी अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में एक बड़ा संदेश गया है। चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने साफ कहा कि सीमा विवाद पर दोनों देशों को मिलकर काम करने की जरूरत है। साथ ही हमारे दोनों देशों के लोग और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय हमारी बैठक पर बहुत ध्यान दे रहे हैं। भारत और चीन प्राचीन सभ्यताओं के साथ ही विकासशील देशों के साथ मिलकर काम करने के लिए साथ रहना समय की मांग है। मतभेदों, शंकाओं और असहमतियों को ठीक से संभालना ये बेहद जरूरी है। It's important for both sides to have more communication and cooperation, properly handle differences and disagreements, and to facilitate each other's pursuit of development aspirations. It's also important for both sides to shoulder our international responsibility, set an example for boosting the strength and unity of the developing countries. भारत चीन की नजदीकी से पश्चिमी देशों पर प्रभाव की बात करें तो बहुत ज्यादा फर्क तो नहीं पड़ेगा, पर एक बात तो साफ होती जा रही है कि खालिस्तान आतंकवादी मुद्दे पर भारत को परेशान करने की कोशिश करने वाले देशों के लिए एक सबक जरूर है, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में बहुध्रुवीयता और लोकतंत्र की मजबूती पर भारत का हमेशा से फोकस रहा है। सच कहूं तो दुनिया एक नया आकार ले रही है। भारत और चीन की इस सौहार्दपूर्ण मुलाकात ने देश दुनिया में अटकलों का बाजार गर्म कर दिया है। सीमा पार पिछले 4 वर्षों में उत्पन्न हुए मुद्दों पर बनी सहमति का हम स्वागत करते हैं। सीमा पर शांति और स्थिरता बनाए रखना हमारी प्राथमिकता रहनी चाहिए। म्यूचुअल ट्रस्ट, म्यूचुअल रिस्पेक्ट और म्यूचुअल सेंसिटिविटी हमारे संबंधों का आधार बने रहना चाहिए। और इसीलिए इस मुलाकात ब्रिक्स देशों के बीच व्यापार को बढ़ाने के लिए ब्रिक्स करेंसी की बात पर भी चीन ने सहमति जताई और कहा कि दुनिया में ब्रिक्स जैसे बड़े संगठन के पास अपनी करेंसी होनी बेहद जरूरी है ताकि व्यापार में सुगमता हो सके। इसके साथ ही वैश्विक चुनौतियों और अमेरिका की आक्रामक विदेश नीति के चलते समय की मांग भी है। डॉलर और यूरो की निर्भरता कम करने के लिए साझा करेंसी के प्रभाव पर भी बात जरूरी है। ब्रिक्स करेंसी के प्रभाव की बात करें तो तेल और गैस, बैंकिंग और फाइनेंस, कमोडिटीज, अंतर्राष्ट्रीय ट्रेड, टेक्नोलॉजी, टूरिज्म, एक्सचेंज मार्केट में ब्रिक्स करेंसी अपना बड़ा प्रभाव डाल सकती है। मुलाकात का मर्म क्या होगा, मुलाकात का परिणाम क्या होगा, मुलाकात से बदली तस्वीर क्या होगी, इसके लिए इंतजार के सिवा कुछ नहीं। पर इस तस्वीर ने यह तो साफ कर दिया है कि एशिया बदल रही है। एशिया के आसमान पर भारत का सितारा चमक रहा है, जो दुनिया को नई राह दिखाने के लिए तैयार है। मोदी और शी जिनपिंग की तो मुलाकात का परिणाम क्या होगा, ये तो सिर्फ और सिर्फ इंतजार किया जा सकता है कि वक्त के सिलवटों में लिपटा हुआ है कि आने वाले दिनों में इस बड़ी बैठक का, इस बायलैटरल मीटिंग का, इस द्विपक्षीय वार्ता का क्या कुछ असर दिखेगा भारत के व्यापार में, चीन के व्यापार में, भारत में निवेश को लेकर या भारत की बढ़ती शक्ति को लेकर, क्योंकि आने वाले दिनों में कुछ ही वर्षों में भारत दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा और शायद इसीलिए दुनिया का हर देश भारत के साथ व्यापार करना चाहता है, भारत के एक बड़े बाजार में अपना निवेश करना चाहता है और इसीलिए यह बैठक बेहद महत्वपूर्ण थी, दुनिया भर की निगाहें थी। और एक बार फिर भारत ने दिखा दिया कि कनाडा को लेकर जो मुद्दे चल रहे हैं, कनाडा और भारत के बीच में जो रिश्तों में तनाव है, दूरी आ रही है, उसमें कई ऐसे पश्चिमी देश हैं जो भारत की खिलाफत करते हैं। लेकिन इस ब्रिक्स शिखर सम्मेलन ने, इस प्रधानमंत्री मोदी के और शी जिनपिंग की बड़ी बैठक ने पश्चिमी देशों को भी एक बड़ा सबक दिया है, एक बड़ी नसीहत दी है कि भारत आज बड़ी उभरती हुई अर्थव्यवस्था है। रशिया, चीन और भारत जो तीन की तिकड़ी है, अमित कुशवाहा जी किस तरीके से देखते हैं, क्या ये तिकड़ी जो है एशिया को नया रास्ता दिखाने वाली है? भारत पहले से ग्लोबल साउथ की एक बड़ी आवाज बनकर उभरा है। जी, निश्चित तौर पर देखिए, भारत ने यहाँ पर भी ग्लोबल साउथ को प्रमोट किया
और क्योंकि भारत की ग्लोबल साउथ को लेकर बहुत नीति स्पष्ट है, क्योंकि भारत की वैदेशिक नीति में ही उपनिवेशवाद और इस तरीके से इंपीरियलिज्म, विस्तारवाद जैसी कोई परियोजना या कोई योजना या कोई नीति शामिल नहीं है। और वो चाहता है कि एक जैसी अर्थव्यवस्थाएं एक साथ एकजुट होकर काम करें और एक दूसरे के विकास के लिए काम करें और विश्व में शांति और सौहार्द और एक दूसरे के प्रति भाईचारा और एक तरीके से जो समृद्धि का विस्तार है उसके लिए वो एक साथ मिलकर काम करें और एक दूसरे को सहयोग करें। चीन के साथ और रशिया के साथ जो ब्रिक्स में जो बात हुई तो वहाँ पे भी इस बात को दोहराया गया कि ग्लोबल साउथ को हमें और ज़्यादा हाईलाइट करने की ज़रूरत है, उसके साथ ज़्यादा इंगेज होने की ज़रूरत है। अब रशिया और चाइना और इंडिया के साथ इन बदलते हुए परिवेश में बहुत सारे प्रश्नों को उठाया जा सकता है। देखिए, क्योंकि चीन पे बहुत अतिरिक्त विश्वास नहीं किया जा सकता, क्योंकि भारत ने जब जब अतिरिक्त विश्वास किया है उसको चीन से कहीं ना कहीं धोखा मिला है, चाहे वो अरुणाचल प्रदेश का तवांग एरिया हो, चाहे वो गलवान हो, चाहे वो पूर्वी लद्दाख का क्षेत्र रहा हो, चाहे जहाँ पर उनके सैनिकों ने हमारे 20 सैनिकों को शहीद किया था। वो एक हमेशा से बहुत रिलायबल पार्टनर नहीं रहा है। हाँ, समय की जरूर आवश्यकता है, वैश्विक बदलती हुई राजनीतिक परिस्थितियों भारत को साथ लेके अपनी वो रिलायबिलिटी जो है, अपना जो विश्वास खो चुका कोविड के बाद अगर देखा जाए तो चीन के व्यापार पर बड़ा असर पड़ा, क्योंकि चीन अपना भरोसा धीरे धीरे खोता गया। भारत को इसीलिए साथ लेना चाहता है। हाँ, निश्चित तौर पर देखिए एक क्रेडिबिलिटी की, क्योंकि दुनिया में क्रेडिबिलिटी के बड़ी इंपॉर्टेंट। देखिए, पिछले 4 सालों से आप देखिए 2019 की दिसंबर में जब कोविड की लहर आई उसके बाद से ही चीन का इकोनॉमिकली ग्राफ गिरा। आप देखिए, बेरोजगारी की दर लगभग 27%, 24 से 27% के आसपास है। चीन भी बहुत सारी तकलीफों से गुजर रहा है। चीन का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट काफ़ी, उसकी ग्रोथ नीचे आई है। और सबसे बड़ी बात है जो रियल इस्टेट है, जो चीन का एक अपने आप में एक फेस माना जाता है, वहाँ पर बहुत विरोध है चीन की नीतियों को लेकर। तो चीन में इन्वेस्टमेंट को लेकर जो वेस्टर्न कंपनीज थी वो भी एक एक करके बाहर जा रही हैं और चीन को लेकर जो एक आइसोलेशन की स्थिति बन रही है, बिकॉज इंडिया का जो प्रो वेस्ट एक फिनोमिना है, जो भारत का विदेश नीति का दूसरा अंग है कि वो अमेरिका के साथ भी उतना इन्वॉल्व है, जर्मनी के साथ भी उतना इन्वॉल्व है, फ्रांस के साथ भी उतना इन्वॉल्व है और यूरोप के तमाम विकसित देशों के साथ भी भारत के संबंध बहुत पिछले दशक में बहुत मजबूत हुए हैं। और उसके साथ साथ अफ्रीका और लैटिन अमेरिका और आसियान जैसे देशों के साथ, ऑस्ट्रेलिया, जापान जैसे देशों के साथ, वेस्ट एशिया के तमाम ग्रुप देशों के साथ भी संबंधों में बहुत सघनता आई है, गंभीरता आई है और एक दूसरे के प्रति जो रिस्पांस है वो बहुत हद तक बढ़ गया है। तो इस माहौल में आप देखिए कि चीन को, जैसा अभी मैंने प्रारंभ में कहा, कि सिर्फ उत्तर कोरिया और पाकिस्तान जैसे देश जो आतंकवाद का गढ़ माने जाते हैं वही सपोर्ट करते आए हैं। तो चीन बहुत लंबे समय से एक मैं कह सकता हूं कि पिछले 5 वर्षों से एक अजीब सी की जो विस्तारवादी नीति उससे भी दुनिया प्रभावित रही है। निश्चित तौर पर ये उसका विस्तारवाद तो एक अपने आप में खतरा है ही विश्व के लिए। अगर चीन को भारत के साथ आगे संबंध में बहुत बदलाव लाने हैं, सौहार्द लाना है, सहयोग बढ़ाना है, व्यापार बढ़ाना है और एशिया में वापस से दोनों देशों की तरक्की के रास्ते प्रशस्त करने हैं, तो मुझे लगता है चीन की ये जो एटीट्यूड है, जो विस्तारवादी जो सोच है, जो एक तरीके के इकोनॉमिक हेजेमनी को बढ़ावा देने वाली जो सोच है, जो वर्चस्व को बढ़ावा देती है, उससे उसे दूर हटना पड़ेगा और उसे भारत जैसे देश के रास्ते में चलना पड़ेगा, जैसे भारत की नीति है कि सभी को साथ लेकर आगे बढ़े। बिल्कुल, पूरा विश्व एक परिवार की तरह भारत समझता है। वसुधैव कुटुंबकम की जो भावना है, इस भावना के साथ दूसरे देशों को भी चलना पड़ेगा, तभी भारत जैसा एक बड़ी तस्वीर उभर कर सामने आएगी। आपने व्यापार का जिक्र किया, एक कुछ आंकड़े देख लेते हैं, क्योंकि लगभग $100 बिलियन का व्यापार भारत और चीन के बीच में सालाना होता है, लेकिन छोटे छोटी चीजों का व्यापार लगभग 9 लाख के आसपास, $9 लाख के आसपास होता है। मैं कुछ आंकड़े आपको दिखाता हूं। वो आंकड़े बताते हैं कि किन किन चीजों का आयात होता है, किन किन चीजों का निर्यात होता है। भारत का सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर जो है वो चीन है। तकरार भी है, लेकिन तकरार के साथ साथ व्यापार भी है। यही है ना कि भारत तकरार के साथ व्यापार बन रहा बड़ा साझीदार। लगभग 9.3 लाख करोड़ रुपए का व्यापार, ये छोटे छोटे जो प्रोडक्ट है उनकी बात करें। चीन से आयात की बात करें तो लगभग 7.2 लाख करोड़ का जो है वो आयात होता है। और कई चीजें हैं जो भारत चीन भेजता है, चीन से भारत मंगाता है। इसके साथ साथ चीन से निर्यात लगभग 2 लाख करोड़ रुपए का, और इससे ज्यादा। ये सिर्फ कुछ प्रोडक्ट्स की बात हम कर पा रहे हैं, कुछ चीजों की बात कर रहे हैं। ऐसे अगर सालाना देखें तो $100 बिलियन का व्यापार प्रति वर्ष भारत और चीन के बीच होता है, और इससे ज्यादा लगातार बढ़ रहा है। वर्ष 2001 की बात करें तो 13,000 करोड़ डॉलर से उसकी शुरुआत हुई थी, लेकिन 2021 का आंकड़ा देखिए
तो 9 यानी कि 10 लाख करोड़ का व्यापार हुआ। ये लगातार व्यापार भी बढ़ता रहा, हालांकि सीमा रेखा विवाद भी रहा, कई तरह की चिंता और चुनौतियां भी रही, और शायद वो जो डायलॉग डिप्लोमेसी है भारत की, वही इन चुनौतियों को दूर करने में काम आया, चिंताओं को दूर करने में काम आया। व्यापार आप आयात देख लीजिए कि क्या क्या चीजें मंगाता है, इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक सामान जो है वो आयात करता है भारत चीन से। ऐसी बहुत सी चीजें यहां की हैं जो भारत भेजता भी है। क्या आपको लगता है अमित जी, जो डायलॉग डिप्लोमेसी की बात करें, जो नेबर फर्स्ट हम लगातार 2014 के बाद एक नई पॉलिसी नेबर फर्स्ट, उसका असर देखने को मिल रहा है धीरे धीरे? समय लग रहा है, हो सकता है और समय लगे, जैसे आप कह रहे हैं कि बहुत ज्यादा भरोसा नहीं किया जा सकता, लेकिन शायद अभी इस सफर में अभी और बहुत कुछ पड़ाव है। डेफिनेटली देखिए, एक लंबा सफर है, इसमें बहुत सारे पड़ाव आएंगे, बहुत सारे उतार चढ़ाव आएंगे, और उसको दोनों देशों के लिए, दोनों देशों को उसके लिए तैयार रहना होगा। आपने जिक्र किया व्यापार हमारा सस्टेन हुआ है, अच्छी बात है, लेकिन उसके साथ साथ आप देखिए कि चीन और भारत के व्यापार के साथ लगभग बहुत बड़ा एक गैप है, बड़ा गैप। एक 7 लाख का ट्रेड है, और हम 2 लाख का ट्रेड करते हैं, उनके एक्सपोर्ट करते हैं, तो एक बड़ा गैप है। लेकिन आप देखिए कि जो नेचर है चीन की इंडस्ट्रीज का, वो भारत जैसे बाजार पर निर्भर है, तो वो चीन समझता है कि भारत पर निर्भरता उसकी सस्टेन करेगी, क्योंकि वो एग्जैक्ट उसका नेबर है, इमीडिएट नेबर है, और वो एक बड़ा मार्केट है इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम के लिए, इलेक्ट्रिकल आइटम्स के लिए, सोलर पैनल्स के लिए। जिस तरीके से हम सोलर अलायंस में जा रहे हैं और हमारी सस्टेनेबिलिटी एनर्जी को लेकर सोलर की तरफ जा रही है, तो चीन मानता है कि ये भी एक बहुत बड़ा मार्केट है भारत के पास। तो देखिए, चीन बड़ा ही डिप्लोमेटिकली कभी ट्रेड को लेकर कभी किसी भी तरह का तनाव भारत के साथ नहीं चाहता। आप देखिए कि तनाव की स्थिति में जब गलवान और पूर्वी लद्दाख के क्षेत्रों में तनाव बढ़ा, और जब हमारे सैनिकों में उनके सैनिकों के साथ जब झड़प हुई, तो उसके बावजूद भी चीन ने ट्रेड को लेकर किसी भी तरह का कोई स्टेटमेंट नहीं दिया, बल्कि जबकि भारत में तमाम उनके प्रोडक्ट को लेकर बहिष्कार हुआ, टिकटॉक और तमाम तरह के इस तरह के सोशल साइट्स, प्लेटफॉर्म्स बंद किए गए, ताकि उनको काफी रेवेन्यू लॉस भी हुआ। उसके बावजूद भी चीन ने उसको लेकर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, बिकॉज चीन जानता है कि भारत एक बड़ा मार्केट है, उस पर उसकी निर्भरता रहनी आवश्यक है, क्योंकि उससे उसकी इंडस्ट्री चलती है। क्योंकि आसियान के देशों ने काफी हद तक चाइना को अपने मार्केट से खदेड़ा है, बाहर किया है उनके प्रोडक्ट्स को। यूरोप की पूरी मार्केट, आप देखिए कि उदाहरण के तौर पे मैं बताऊंगा कि चीन की जो इलेक्ट्रिकल कारें हैं, उस पर 31% का टैक्स यूरोप की मार्केट लगाती है। मतलब ऑलमोस्ट उनकी इलेक्ट्रिक कारों को बेचना नहीं देना चाहते हैं यूरोप में। और इसी तरीके से अमेरिका में भी ऐसी ही परिस्थितियां हैं, जहां पर बिकॉज अमेरिका और चीन के बीच में एक ट्रेड वॉर है, वो अमेरिका नहीं चाहता है कि उसके बाजार चीन के प्रोडक्ट से डंप हो जाएं। तो चाइना के पास बहुत बड़ा मार्केट अगर है, तो इमीडिएट नेबर है, वो है भारत। तो भारत के साथ वो आर्थिक संबंधों में कोई तनाव नहीं लाना चाहता है, लेकिन वो अपनी विस्तारवादी नीति से रेखा विवाद वो अलग सा रखता है, वो व्यापार बहुत ही कैटेगरिकली सोचता है कि उसको किस तरीके से काम करना है। व्यापार, क्योंकि वो प्योर एक कहते हैं ना कि एक बढ़िया देश है, वो किसी भी तरीके से अपने संबंधों, आर्थिक हितों को कॉम्प्रोमाइज नहीं करने देना चाहता है। और इस समय एक चीज और बड़ी समझनी जरूरी है कि जहां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की बैठक हो रही थी, वहीं दुनिया युद्ध से भी जूझ रही है। जो रशिया है, जहां पर बैठक हो रही थी, वो अपने आप पिछले 2.5-3 सालों से यूक्रेन के साथ संघर्षरत है। मिडिल ईस्ट भी बड़ा प्रभावित है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने उनकी बैठक आज चल रही है, क्योंकि ब्रिक्स की आज भी बैठक है, वो एक बड़ी बैठक थी, लेकिन अभी जो विदेश मंत्रियों की बैठक है वो लगातार चल। उन्होंने क्या कुछ कहा है वो भी एक बार हम सुन लेते हैं। In the Middle East, West Asia for us is an understandable concern. There is a widespread anxiety that the conflict would spread further in the region. Maritime trade has also been deeply affected. The human and material consequences of further escalation are truly serious. Any approach has to be fair and durable, leading to a two-state solution. तो बैठकों का दौर अभी भी जारी है और लगातार कहा जा सकता है कि युद्ध को लेकर, आतंकवाद को लेकर प्रधानमंत्री मोदी ने भी कल जब ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में उन्होंने शिरकत की, बैठक की, तब भी उन्होंने रूस और यूक्रेन युद्ध का जिक्र किया, मिडिल ईस्ट का जिक्र किया, और एक बार फिर विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भी आतंकवाद को लेकर, युद्ध को लेकर क्या कुछ कहा वो एक बार हम सुनते हैं। Addressing conflicts and tensions effectively is a particular need of the day. Prime Minister Modi has emphasized that this is not an era of war.
Disputes and differences must be settled by dialogue and diplomacy. Agreements, once reached, must be scrupulously respected. International law should be adhered to without exception, and there should be zero tolerance for terrorism. अमित जी, जब दुनिया के कई देश युद्धग्रस्त हो, संघर्षरत हो, तो ऐसे में पड़ोसी देशों को एक साथ रहना ज्यादा मुफीद है? निश्चित तौर पर अगर पड़ोसी आतंकवाद को सपोर्ट ना करते हो तो जिस तरीके से चीन के साथ हमारे आर्थिक संबंध मजबूत हुए हैं, विकास कर रहे हैं, इस बैठक के बाद आशा करते हैं कि और बहुत तेजी से आगे बढ़ेंगे और दोनों देशों की अर्थव्यवस्थाओं के लिए ये लाभकारी होंगे। लेकिन जब पड़ोसी देशों के आतंकवाद को लेकर प्रश्न आता है तो निश्चित तौर पर बांग्लादेश जैसी स्थिति को देखकर, पाकिस्तान जैसी स्थिति को देखकर मन निश्चित तौर पर दुखी होता है। जो और विदेश नीति के हिसाब से अगर देखें, कूटनीति के हिसाब से देखें, तो जितने भी जानकार हैं वैश्विक राजनीति को लेकर, वो इसी बात को मानेंगे कि नेबर्स के साथ हमारे ताल्लुकात, हमारे संबंध बहुत अच्छे होने चाहिए। गुजराल डॉक्ट्रिन हमारे यहाँ रही, पंडित जवाहरलाल नेहरू की नीति भी यही रही। गुजराल डॉक्ट्रिन जब आई पीवी नरसिम्हा राव, और सबसे बड़ी बात है कि अटल जी के आने के बाद से नेबर्स को लेकर हमारी विदेश नीति बहुत स्पष्ट हो गई। और उसके बाद से जब 2014 में प्रधानमंत्री मोदी जी सत्ता में आए तो सार्क के देशों के प्रधानमंत्रियों को जब उन्होंने बुलाया तो एक मैसेज बहुत बड़ा देने का ये प्रयास था कि हम अपने नेबर्स के साथ हैं। लेकिन कुछ देशों की फितरत है कि वो आतंकवाद और इस तरह के व्यापार से दूर नहीं जा सकते, क्योंकि वो उसके लिए एक बहुत बड़ा रोजगार और एक बहुत बड़ी अर्थव्यवस्था को चलाने का माध्यम है। तो वो एक बड़ी समस्या है। उन देशों के साथ हम लगातार संवाद की स्थिति भी बनाते हैं। अभी एससीओ की समिट हुई, एस जयशंकर प्रसाद वहां पे भी गए, वहां पे भी स्पष्ट तौर पर आतंकवाद को लेकर अपना उन्होंने स्टेटमेंट दिया कि जीरो टॉलरेंस की नीति ये भारत की विदेश नीति का अभिन्न हिस्सा है। हम पाकिस्तान से भी आग्रह करते हैं कि आतंकवाद को पीछे ढकेल कर हम अपने सामरिक और अपने डिप्लोमेटिक चैनल्स को फिर से ओपन करें, हमारे व्यापार को हम आगे बढ़ाएं और दोनों देशों के विकास में एक दूसरे के साथ क्या भारत की जो जोड़ने की नीति है, चाहे G20 में साउथ अफ्रीकन देशों को जोड़ना हो, ब्रिक्स में बाकी 6 देशों को जोड़ना हो, ये जो है, इसीलिए प्रधानमंत्री मोदी क्या अक्सर अंतर्राष्ट्रीय मंचों पे कहते हैं कि यूएनएससी जैसी जो बड़ी संस्थाएं हैं, WHO या IMF जैसी जो बड़ी संस्थाएं, इसमें विस्तार और बदलाव की जरूरत है, क्योंकि जमाना बदल गया, समय बदल गया। कई ऐसे देश जो छोटे देश है लेकिन अर्थव्यवस्था में बहुत आगे निकल चुके हैं। देखिए, भारत की विदेश नीति के अगर हम सैद्धांतिक पहलुओं में देखें तो बहुपक्षीय नीति भारत की, बहुपक्षीय का अर्थ है कि आप क्षेत्रीय दलों, क्षेत्रीय संगठनों को, रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस को इवॉल्व करना और ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ पर स्टेक होल्डर्स को बढ़ाना। अब आप देखिए कि 1947 के बाद से जब देश आज़ाद हुआ और देश की आज़ादी के साथ ही गुट निरपेक्षता जैसा बड़ा सिद्धांत, बड़ा आंदोलन हमारे पहले प्रधानमंत्री ने खड़ा किया। यही सोचकर खड़ा किया गया कि लगभग एक जैसी अर्थव्यवस्था, एक जैसी समस्याओं से जूझते हुए देश एक साथ आएंगे तो एक दूसरे के साथ सहयोग भी बढ़ेगा और पश्चिमी और सोवियत का जो असर है, कम्युनिज्म का जो असर है, जो कैपिटलिज्म का असर है, वो उनकी नीतियों को उतना प्रभावित नहीं करेगा, ताकि वो एक स्वच्छंद और स्वतंत्र देश के तौर पर अपनी अर्थव्यवस्थाओं को बढ़ाएंगे। तो भारत की विदेश नीति का वो एक आधारभूत स्तंभ है। आज भारत जिस तरीके से G20 में भी लैटिन और अफ्रीका के देशों को बढ़ा रहा है और UN रिफॉर्म्स की भी बहुत लंबे समय से पैरवी करता आ रहा है, इधर संघाई कोऑपरेशन को भी एक्सपेंड करने की बात कर रहा है, आसियान को भी उन्होंने काफी हद तक एक्सपेंड किया है, दूसरी तरफ बिम्स्टेक जैसा एक बड़ा इवॉल्विंग रीजनल ऑर्गेनाइजेशन भी खड़ा किया है। जब सार्क सफलता अपनी नहीं पा पाया तो बिम्स्टेक की तरफ भारत का पूरा फोकस गया। अब आप देखिए कि ब्रिक्स जैसे क्षेत्रीय संगठनों के साथ, इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन जिसे कहते हैं, उसके साथ भारत भी चाहता है कि सिर्फ ये 5-6 इलीट देशों का एक ग्रुप न बनकर, बल्कि ऐसे देशों की अर्थव्यवस्थाओं के साथ हम सामंजस्य बैठाकर एक साथ खड़े हों जहां पर एक अभिन्न तरह का एक काउंटर बैलेंस बने, जहां पर सभी देशों की आवाज को सुना जाए और उसका लाभ उन देशों को मिले जो देश अभी अर्थव्यवस्था से जूझ रहे हैं, कमजोर अर्थव्यवस्था से जूझ। और शायद इसीलिए भारत जो है ग्लोबल साउथ के देशों की बड़ी आवाज बनकर, हमने G20 की जैसी बड़ी सफलता देखी, हिंदुस्तान ने अलग अलग शहरों में G20 कराकर और अफ्रीकन देशों को शामिल करके अपना एक कीर्तिमान स्थापित किया। लेकिन ये जो ब्रिक्स की बैठक थी, ब्रिक्स के साथ साथ प्रधानमंत्री मोदी और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग की जो बैठक थी, कई बड़ी संभावनाएं, कई बड़े विस्तार के साथ, कई बड़ी कार्यदक्षता के विकास के रास्ते खोजने पर बड़ा फोकस किया गया है। सीमा रेखा जो विवाद है, बॉर्डर एरिया को लेकर जो विवाद है, अलग अलग मुद्दों का, उसको लेकर भी ये सोचा गया है, कहा गया है। दोनों नेताओं ने ये बड़ी बात कही है
कि अब विवाद से नहीं विकास की तरफ हमें बढ़ना है, विकास के रास्ते खोजने, और शायद इसीलिए दुनिया भर की निगाह, खासतौर से पश्चिमी देशों की निगाह जो थी प्रधानमंत्री मोदी और शी जिनपिंग की इस बड़ी मुलाकात पर थी। तो बिग न्यूज बिग एनालिसिस बस इतना ही, लेकिन अमित कुशवाहा जी आप हमारे कार्यक्रम में शामिल हुए, इसको लेकर बहुत बहुत शुक्रिया। तो कल फिर किसी अच्छे विषय के साथ आपके सामने पेश होंगे, लेकिन आज हमने एक बड़ा विश्लेषण किया कि आखिर इस बैठक के मायने क्या है, क्या संभावनाएं निकल के आएंगी, क्या बड़े बदलाव निकल के आएंगे, बड़ी तस्वीर जो आने वाले समय में, वर्षों में, हो सकता है समय लगे, क्योंकि चीन का जो रवैया पहले रहा है उसको देखते हुए कई तरीके की शंकाएं भी हैं, कई तरीके के सवाल भी हैं, लेकिन इन सवालों के बीच में जो संवाद शुरू हुआ है और यही संवाद समाधान लाएगा। तो आज बस इतना ही, कल फिर किसी अच्छे विषय के साथ आपके सामने पेश होंगे, तब तक के लिए नमस्कार।